Hello all of you, Manvi Tyagi here. Today we are going to study about the components of government budget. So without wasting much time, let's just jump into the video. आपके जो गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली टू कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है आपका रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट. याद रहे उसके लिए मैंने रेवेन्यू बजट को छोटा लिखा है और कैपिटल बजट मतलब मोटा लिखा है. ठीक है. अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम सबसे पहले रिसिप्ट्स वाले पार्ट को उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले रेवेन्यू बजट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं. तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी एक ऐसी रिसिप्ट होती है, एक ऐसी आमदनी होती है जिसके आने से ना तो हमारी लाइबिलिटी में कोई इंक्रीमेंट होगा और ना ही हमारे एसेट्स में कोई डिक्रीमेंट होगा. तो अगर मैं ये लिखकर काट देती हूँ तो इसका मतलब आपका हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स. क्लियर. रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से मिलती है गवर्नमेंट को? दो तरीके होते हैं. एक होती है रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू और दूसरी होती है हमारे पास रिसिप्ट फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू कितने तरीके की होती है? अब हमारे पास जो टैक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. पहला होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसकी लाइबिलिटी जिस बंदे के ऊपर होती है वो उसे ही पे करना पड़ता है. ही और शी कैन नॉट ट्रांसफर इट्स लाइबिलिटी और हिज लाइबिलिटी टू समवन एल्स. ऐसे टैक्सेस को हम नाम देते हैं डायरेक्ट टैक्स का. फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कौन से टैक्सेस होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हमारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जिसकी लाइबिलिटी हम दूसरे लोगों पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ एट्सेट्रा. क्लियर. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस आप एक बार खुद से अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा. उसमें नोट करने वाली बात छोटी सी ये है कि आपका जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है नेचर में और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है नेचर में. अब बात कर लेते हैं रिसिप्ट फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू कि इन टैक्सेस के अलावा जो गवर्नमेंट को रिसिप्ट आमदनी होती है वो कहाँ कहाँ से होती है. सबसे पहले अगर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो उसकी आमदनी है. अगर गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिल रहा है कहीं से या डिविडेंड मिल रहा है कहीं से तो वो भी उसकी आमदनी हो जाती है. गवर्नमेंट अगर फीस या फाइन चार्ज करती है तो वो भी उसकी आमदनी है. स्पेशल गिफ्ट, ग्रांट्स या डोनेशन अगर गवर्नमेंट को मिल रही है दैट इज़ ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसिप्ट्स. स्पेशल असेसमेंट का मतलब है कि अगर किसी इंसान की कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रॉफिट में बिक जाती है तो उसके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट मांगती है इन कैश, तो वो आपका स्पेशल असेसमेंट होता है. और एस्चीट्स में आ जाते हैं आपके ऐसे लोग जिनके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं होता और उनकी डेथ के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो भी गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है. क्लियर. तो यहाँ तक की बात थी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की. अब हम बात कर लेते हैं हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स की, यानी कि मोटी आमदनियों की. मोटी आमदनी बेसिकली कौन सी होती हैं? ये ऐसी आमदनी होती है जिसे करने से, जिसके आने से या तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर आपका असेट्स क्या होगा? रिड्यूस होगा. ठीक है. तो इसमें सबसे पहली जो लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं ऐसी रिसिप्ट्स वो कौन से होते हैं? बोरोइंग्स होती हैं. कि अगर हमारी कंट्री कहीं से बोरो करती है, पब्लिक से बोरो करती है गवर्नमेंट, या फिर बाहर की कंट्रीज से बोरोइंग करती है, तो उधार लेती है पैसा वर्ल्ड बैंक से, तो उन सारी चीज़ों को हम कैटेगराइज कर देते हैं बोरोइंग की कैटेगरी में. क्लियर. इसके अलावा अगर हमारी कंट्री ने कभी किसी को लोन दिया है और उसकी रिकवरी हो रही है तो उससे हमारे एसेट्स रिड्यूस होते हैं, या फिर गवर्नमेंट अगर अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देती है मार्केट में तो उससे भी हमारे एसेट्स रिड्यूस होते हैं. ऐसे रिसिप्ट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो. अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की. सबसे पहले हम बात करें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? ये हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिन खर्चों को करने से ना ही तो हमारी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है और ना ही हमारा कोई एसेट्स इंक्रीज होता है. तो अगर मैं इस टेबल को या इस वर्ड को बनाकर ऐसे कट कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर that refers the expenditure that does not result in creation of assets. ना ही आपका assets create हो रहा है और
रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज़, ना ही आपकी लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो रही है। क्लियर? ऐसे खर्चों को हम नाम देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसके एग्जांपल हैं जैसे सैलरी एम्प्लॉयज़ को मिलती है, पेंशन मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, उससे गवर्नमेंट का कोई भी एसेट्स नहीं बढ़ता है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की यानी कि मोटे खर्चों की अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें करने से या तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी या फिर आपका एसेट्स बढ़ेगा। ठीक है? which create of capital expenditures leads to the creation of assets और reduction in liability। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके डिफेंस कैपिटल, परचेजिंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। ठीक, अब जब हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए तो कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ बजट, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है। टाइप्स ऑफ बजट हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है बैलेंस्ड बजट। जब हमारी आमदनी हमारे खर्चों के बराबर होती है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट आपका दूसरा पॉइंट है। इसमें आ जाता है कि जब आपकी आमदनी ज़्यादा हो रही है आपके खर्चों से तो वो बजट हम कहेंगे उसे सरप्लस बजट। और डेफिशिएंट बजट हमारा होगा कि जब हमारी रिसिप्ट बहुत ज़्यादा कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसे हम नाम देते हैं डेफिशिएंट बजट का। डेफिशिएंट बजट फर्दर 2 से 3 तरीकों का होता है। सबसे पहले डेफिशिएंट बजट खुद का अपना एक बजट, जैसे हमने बताया कि ये डेफिशिएंट बजट वो बजट है जिसमें गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स बहुत कम होती हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका रेवेन्यू डेफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिशिएंट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, RE माइनस RR। ये 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है फिस्कल डेफिशिएंट। फिस्कल डेफिशिएंट के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन आपको जो मेन याद रखना है वो याद रखना है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट बट अदर देन बोरोइंग। टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड्स बोरोइंग हेयर। ये आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए ये वाली बात। ठीक है? उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है आपकी प्राइमरी डेफिशिएंट की। प्राइमरी डेफिशिएंट भी आपका एक तरह से फिस्कल डेफिशिएंट ही होता है। बस फिस्कल डेफिशिएंट में से जब हम नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं तो वो आपका प्राइमरी डेफिशिएंट बन जाता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। अब जो दूसरी बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि जब हमारे इस तरीके के डेफिशिएंट्स होते हैं ना तो कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन मार्केट के अंदर ज़रूर आती है। और वो इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं? किसी भी तरीके का डेफिशिएंट होगा तो सबसे पहले जो इम्प्लीकेशन या जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि हमेशा मार्केट में कैसे सिचुएशन आ जाएगी, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर जब डेफिशिएंट होगा, भले ही वो कोई भी डेफिशिएंट हो। दूसरी प्रॉब्लम या दूसरा इम्प्लीकेशन क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब गवर्नमेंट बोरोइंग लेना स्टार्ट कर देगी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री, जिसकी वजह से हम डिपेंड हो जाएंगे बाहर की गवर्नमेंट के ऊपर या बाहर के लोगों के ऊपर। और जब हम बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, हम बोरोइंग लेना स्टार्ट कर देंगे, तो हम किस में फंस जाएंगे? हम डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। और डेट ट्रैप में अगर हमारी आज की जनरेशन फंसेगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कल हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए एक बर्डन क्रिएट करेगा। ठीक है? तो ये थे कुछ इम्प्लीकेशन आपके सारे डेफिशिएंट्स के। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना और जो छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप याद रखना। जैसे ये वाले जो चीज़ें हैं ये अगर आप याद रखेंगे या फिर आप इस तरीके से अपने नोट्स में मेंटेन करके चलेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज थिंग्स। आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू वेरी मच।